ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है एयर इंडिया के विनिवेश से मिलती नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। टाटा सन्स ने ऋण से ग्रस्त इस विमान कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहित करने की बोली जीत ली है। 68 वर्षों के बाद टाटा एक बार फिर इस विमान कंपनी की कमान संभालेंगे। शुभमय, आप क्या हमें बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस घटनाक्रम की क्या महत्व है और सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है निजीकरण का, उसको देखते हुए ये कितना महत्वपूर्ण है? एयर इंडिया का विनिवेश का सबसे बड़ा अहम बिंदु जो लगता है वो ये कि कहीं भी भारतीय विनिवेश में एक भारत सरकार के साथ निजी क्षेत्र के किसी कंपनी का एक आदान प्रदान के बारे में इतनी सकारात्मक टिप्पणी बहुत ही कम सुनने को मिला है, क्योंकि एयर इंडिया का जो इतिहास है उसमें एक ऐसी सजीवता है, एक लोगों की एक मोहब्बत है, एक लोगों का एक अट्रैक्शन है कि जेआरडी टाटा ने इसको शुरू किए थे। इसके साथ कुछ कुछ भारतीय स्वाधीनता पूर्व के समय के भी कुछ कुछ इसके बिंदु हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों को हमेशा ये लगा कि हाँ, ये इस कंपनी में टाटा का अंशीदारी बोलिए, भागीदारी बोलिए, उसके बनती है टाटा सन्स का इसमें रुचि रखना। और इसीलिए शायद आप देखेंगे कि कल जब घोषणा हुआ, उस घोषणा के बाद भी जितने सारे टिप्पणियां आए और आज सुबह में अखबारों में या टीवी चैनलों में और दूसरे सोशल मीडिया पर भी सभी का ये कहना है कि हाँ, अगर किसी को लेना है एयर इंडिया को भारत सरकार के हाथ से तो टाटा ग्रुप को ही लेना चाहिए। बहुत सालों से प्रक्रिया शुरू तो बहुत बारी हुआ है, वो संपूर्ण होने का बिंदु तक नहीं पहुंच पाए थे और इस बारी भी बहुत लोगों को संदेह था कि शायद दूसरे कंपनियों की विनिवेश हो जाएंगे, लेकिन एयर इंडिया का बहुत वजह से, एक तो आपने जैसे टिप्पणी किया कि ऋणग्रस्त के बोझा की वजह से और उसके साथ जो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स के संबंध की वजह से ये हो नहीं पाएगा। तो ये जो हुआ है वो अपने आप में भारतीय अर्थनीति के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं एक ऐसा दिन या एक ऐसा इवेंट के हिसाब से माना जाएगा, एक अपने आप में उसका एक छवि रहेगा। तो जैसा आप कह रहे हैं कि एक मील का पत्थर है ये घटनाक्रम। आपसे जानना चाहेंगे, ऋण की बात आपने की। इनफैक्ट 2007 में जब इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय हुआ एयर इंडिया का, उसके बाद से लगातार कंपनी ने घाटा ही उठाया है। अब आपको क्या लगता है कि टाटा सन्स क्या इसको फिर से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएगा? क्या आपको लगता है ऐसे अहम बदलाव लाएगा टाटा सन्स ताकि एयर इंडिया फिर से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सके? इस कंपनी में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वर्तमान दुनिया में नागरिक उड्डयन का जो क्षेत्र है उसके ऊपर बहुत बड़ा चोट आया है कोविड की वजह से। और भी दूसरा जो है वो है जो हम क्लाइमेट इश्यूज को हम बोलते हैं, एनवायरमेंट इश्यूज हैं, उसका समीकरण है। इन दोनों के चलते इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स इस वक्त ज्यादा दिखाई नहीं देते और काफी मुश्किल हालत में इस वक्त टाटा सन्स ने एयर इंडिया को लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का एक सकारात्मक पोजीशन है। लेकिन अगर चला सकता है एयर इंडिया को तो वो टाटा सन्स ही चला सकेंगे। कुछ हद तक भारत सरकार ने कम कर दिए हैं। अभी भी जो उसके जो ऋण है जो बैंकों से लिए गए थे, उस ऋण को भारत सरकार ने कहा है कि चलिए ये ऋण का हम भरपाई कर रहे थे और अभी भी हम भरपाई करते रहेंगे। तो आगे का ऋण वो आप देखेंगे, पीछे का ऋण को आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतना सब छोड़ने के बाद भी एयर इंडिया में टेक्नोलॉजी का अनुप्रवेश अभी भी काफी सीमित है। बहुत सारे सेक्टर में अभी भी एयर इंडिया अभी कुछ सालों पहले तक कागज में टिकट इश्यू कर रहे थे। उनके आईटी क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से वो दूसरे एयरलाइंस के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं उनके लिए ये एक अड़चन बन जाता है कि हमने फ्लाई किए, फ्लाइंग का जो बेनिफिट है वो हमको नहीं मिलता है। तीसरी बात यह है कि एयर इंडिया के जो प्लेन है उन ज्यादातर प्लेन काफी पुराने हो चुके हैं। उन प्लेनों के रखवाली में भी खर्चा आता है और इतने तरह के प्लेन्स हैं उनके पास जो बहुत सालों से बहुत वजह से खरीदे गए हैं कि इसके लिए जो इंजीनियरिंग के जो सपोर्ट स्टाफ है उनके लिए एक सिरदर्द बन जाता है कि हर एक प्लेन के लिए अलग स्पेयर पार्ट, अलग तरीके का चीज, सब मिलाकर एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है।
तो उसको संभालना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि एयर इंडिया के जो स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ अपने आप में वो अलग है, लेकिन उनके जो कस्टमर स्टाफ हैं उनमें ज्यादातर नौकरी के नियम वगैरह की वजह से वो बाकी कंपनियों के तुलना में ज्यादा वयस्क हैं। तो उनको अगर एक निजी क्षेत्र के कंपनी के हिसाब से अगर चलना पड़ेगा, उनके साथ प्रतिस्पर्धा रखनी पड़ेगी, तो काफी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर एयर इंडिया के को लेकर, टाटा सन्स को लेकर हमको जितने उत्साह है, साथ में हम ये भी मानते हैं कि इसमें जो चैलेंजेस हैं वो विविधा हैं और उन सारे चैलेंजेस को किस तरह से वो ले सकते हैं, किस चैलेंजेस को कहां तक आगे वो संभाल पाएंगे, ये तो देखने वाली बात। चुनौतियां तो बहुत है निस्संदेह, इसीलिए कंपनी लॉस में भी जा रही थी। लेकिन स्ट्रेंथ्स ऐसी क्या है, ऐसी क्या मजबूतियां हैं एयर इंडिया की जिसने टाटा सन्स को आकर्षित किया? क्या लगता है आपको इनका जो कस्टमर बेस है, मार्केट है, या जो इनके लैंडिंग पार्किंग स्लॉट्स हैं, क्या ये एक एडवांटेज है और क्या क्या एडवांटेजेस आपको दिखाई देते हैं? सबसे बड़ा और लैंडिंग स्लॉट्स या पार्किंग राइट्स। किसी भी एयरपोर्ट में, खासकर विदेशी एयरपोर्ट्स में, कोई प्लेन कितना देर तक रह सकता है और किस वक्त पहुंच सकता है, ये एक देश दूसरे देशों से एक समझौता करके उसको स्थिर करते हैं। और सालों साल से भारत सरकार ने एयर इंडिया को अग्रणी रोल दिया था। तो एयर इंडिया को दुनिया के प्रमुख एयरपोर्ट में सबसे चुनिंदा लैंडिंग राइट्स मिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एयर इंडिया के फ्लाइट्स इतने कम हो गए हैं सालों साल से चलते हुए कि वो सारे लैंडिंग राइट्स अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। राइट्स तो है, लेकिन उस राइट्स को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। अभी हम आशा करेंगे कि भारत में जब हम कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मिलेगा का सबसे बड़ा अहम बिंदु रहेगा कि उनको बहुत अच्छे समय पे भारतीय एयरपोर्ट से डिपार्चर का टाइम और विदेशी एयरपोर्ट में आगमन का टाइम बहुत ही आकर्षणीय टाइम स्लॉट्स रहेगा। तो लोगों के लिए नेचुरली ये एक बहुत बड़ा चीज बन जाता है कि जब हम किसी फ्लाइट का बुक कर रहे हैं तो किस फ्लाइट में बुक करें जिस फ्लाइट में इतना अच्छा समय का सदुपयोग हो रहा है। तो निश्चित ही वो एक बहुत बड़ा आकर्षण है और वो एयर इंडिया का इस वक्त में सबसे बड़ा एसेट है। दूसरा एसेट है जो हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। उचित मूल्यांकन और रिजर्व प्राइस तय करने के लिए पारदर्शिता कितना बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए, और आपको लगता है कि ये जो एक निजीकरण का इतना बड़ा सौदा हुआ है, ये एक कहें कि मॉडल की तरह कार्य कर सकता है बाकी जो विनिवेश के योजना है सरकार की? एक तरफ तो ये बात सही है कि 2004 में जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या निजीकरण प्रथा था डिसइन्वेस्टमेंट में, वो बंद हो गया था। हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते थे, विनिवेश कहते हैं, लेकिन उसमें निजीकरण नहीं हो रहा था। 2004 के बाद 18 साल बाद एयर इंडिया ने एक जरूर नया रास्ता खोला है। इस रास्ते पे भारत सरकार चल सकते हैं और आगे चलने वाले दूसरे जो कंपनियां हैं, जैसे बीपीसीएल की बात हो रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इन सबका विनिवेश हो सकता है। लेकिन उन कंपनियां, उनकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो मूल्यांकन है वो कहीं और है। क्यों? क्योंकि वो सारे कंपनियां इतने दिवालिया के कगार पे खड़े नहीं थे, इसलिए उनके लिए भारत सरकार को ये सारे प्रावधान करने की जरूरत नहीं होगी जो एयर इंडिया के लिए उन्होंने किया है। तो अगर हम मॉडल के हिसाब से देखें तो ये वाला मॉडल तो नहीं रहेगा। उन कंपनियों में भारत सरकार जरूर आशा करेंगे कि बहुत सारे कंपनी आएंगे जिनमें कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन में अच्छे अच्छे वैल्यूज निकलेंगे। अभी तो ये मुश्किल यही था कि सबको ये हैरानी है कि रिजर्व प्राइस जब 12,000 करोड़ हुआ उसके ऊपर कोई कंपनी आएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी टाटा सन्स के रुचि के वजह से 18,000 करोड़ का उन्होंने बोली लगाया था। लेकिन बाकी कंपनियों में जब विनिवेश होगा तो निश्चित ही उस कंपनियों के जो एसेट और लायबिलिटीज हैं, दोनों बैलेंस शीट में दोनों चीजों को मूल्यांकन करके उन पर वो टिप्पणी दिखाया जाएगा और लोगों को उन चीजों का विश्लेषण ज्यादा बारीकी से करेंगे। एयर इंडिया में जो जहां पे हम इमोशन की बात करते हैं, वो इमोशन का रोल उनमें नहीं रहेगा। वो एयर इंडिया के विनिवेश के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एयर इंडिया के विनिवेश से मिलती नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।